हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि इनसे हम आप लोगों के बहुत ज़्यादा करीब, और इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में हम लोगों ने कोशिश की है कि पूरा का पूरा सिलेबस के सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आएगा ज़रूर, ठीक है, मतलब टोटल पेपर में से बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 80% पेपर इसमें से आना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑब्वियसली इसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा और कोई ऐसा कुछ है भी नहीं। और अगर जैसा, और मैंने लिखा भी बहुत लिमिटेड है, जैसा कि मैं अगर यहाँ पर लिखा है जितना मैंने अपनी इस प्रेजेंटेशन में, अगर उतना आप लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में, तो मोस्टली आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, मतलब 80% मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं इसमें से। तो मैं ये नहीं कहता कि इनसेम अगर आपका है, जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कल परसों जो भी है, कि उसमें से आपके 30 में से 30 आ जाएँ, तो पॉसिबल नहीं, मतलब पॉसिबल है ऑब्वियसली, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं और कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एम करना भी चाहिए हमेशा फुल मार्क्स के लिए। लेकिन जो ये प्रेजेंटेशन है, अगर इसमें जितना मैंने लिखा है उतना भी आप लोग करके आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके 30 में से 25 मार्क्स तक आ जाने चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक में 5 या 6, फर्स्ट यूनिट में से 5 या 6 टॉपिक्स हमने लिए, और सेकंड यूनिट में से जो है 5-6 टॉपिक्स हैं सिर्फ, ठीक है। तो अगर आप इनको करके जाएंगे तो आसानी से इनसे में अच्छे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है फीचर्स ऑफ 80386GX। ये आपके सिलेबस में भी यही है। तो अगर इसको हम देखें एक एक 1 बाय 1 हम लोग लेकर के चलते हैं इसको, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास हैं इसमें। तो बिल्कुल जितना मैंने लिखा है इस पीपीटी में, अगर उतना आप लिख करके आ रहे हैं एग्जाम में, वो काफ़ी है। उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। एग्जामिनर का भी टाइम ख़राब मत करना और अपना भी टाइम ख़राब मत करना, सही है। तो फर्स्ट है कि 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है हमारे पास, क्योंकि ये एक बार में 32 बिट के डेटा को ऑपरेट कर सकता है। 32 बिट के डेटा को एक बार में मेमोरी से फेच कर सकता है या उसको ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि इसके पास 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। तो प्रोसेस जो है, ऑपरेशन जो होते हैं, जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल जो भी ऑपरेशंस कर रहे हैं हम लोग को, तो एक बार में 32 बिट के डेटा पे ऑपरेट कर सकता है, ठीक है। फिर इसमें 32 बिट का ALU है हमारे पास, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जिसकी वजह से हम 32 बिट के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और एंड और एक्सॉर, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं लॉजिकल, वो सब हम लोग कर सकते हैं 32 बिट के डेटा से 32 बिट के डेटा के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें 32 बिट का एड्रेस बस है। एड्रेस बस का मतलब ये है कि अगर 32 बिट की एड्रेस बस है तो हम लोग उससे 2 की पावर 32 लोकेशंस जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। याद होगा आप लोग को कि अगर हमारे पास 2 बिट हैं तो 2 बिट के 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, 0001 1011। अगर 1 बिट है तो उसके 2 ही कॉम्बिनेशन होंगे सिर्फ, कि या तो वो 0 होगा या फिर वो 1 होगा, सही है। तो अगर हमारे पास 4 बिट हैं तो फिर उसके 2 की पावर 4 16 कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे ही हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर एड्रेस बस, क्योंकि हर मेमोरी लोकेशन में, ये बात हमेशा याद रखें कि एक मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट होती है। एक मेमोरी लोकेशन, वन मेमोरी लोकेशन होल्ड्स ओनली 1 बाइट, ठीक है। 1 मेमोरी लोकेशन कंटेन्स 1 बाइट ओनली। तो एक मेमोरी लोकेशन में 1 बाइट होती है। तो अगर हमारे पास 2 की पावर 32 लोकेशंस हैं तो इसका मतलब वो 4 गीगाबाइट्स मेमोरी को हम लोग उससे एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेस बस हमारे पास यहाँ 32 बिट की, जिसकी वजह से हम लोग 4 GB मैक्सिमम फिजिकल मेमोरी यहाँ पर हम लोग इससे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और 32 बिट की डेटा बस है। डेटा बस का मतलब ये है कि हम लोग एक बार में 32 बिट का डेटा मेमोरी से उठा करके ला सकते हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे सेंड कर सकते हो। डेटा बिट से, डेटा बस से डेटा जाता है, एड्रेस बस से एड्रेस जाता है, ठीक है। 3 बसेज होते हैं हमारे पास, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, सही है। तो एड्रेस बस से पहले एड्रेस जाएगा, फिर डेटा बस से डेटा आने जाना। तो डेटा बस हमारे पास होगी 32 बिट की है, तो इसीलिए 32 बिट का डेटा एक बार में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। फिर हमारे पास है एड्रेस पाइपलाइनिंग। इसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग एक ही बार में एक ही मशीन साइकिल, दरअसल मशीन साइकिल्स होते हैं हमारे पास, एक इंस्ट्रक्शन में कई मशीन साइकिल्स लगते हैं। तो एक मशीन साइकिल में भी 2 स्टेट्स होती हैं, T1 T2 इस टाइप की। तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन जो साइकिल होती है हमारे पास 3 उसके स्टेप्स होते हैं, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। तो क्या होता है कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी फेच हो रही है, अब जब अगले साइकिल में ये डिकोड होगी, इतने में दूसरी इंस्ट्रक्शन फेच हो रही होगी, और तीसरे टाइम पे जब ये एग्जीक्यूट हो रही होगी तो इसके बाद वाली डिकोड हो रही होगी और उसके बाद वाली फेच हो रही होगी। तो इसकी वजह से हमारे पास पाइपलाइनिंग होती है वहाँ पे, एड्रेस पाइपलाइनिंग, कि हमारा जो एक इंस्ट्रक्शन का जो साइकिल चल रहा है उस साइकिल में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमारा एड्रेस बस पे पुट हो जाता है, तो उसको हम लोग एड्रेस पाइपलाइनिंग कहते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट है इसमें, इट कैन एक्सेस टोटल वर्चुअल मेमोरी ऑफ 64 TB 2 की पावर 46। इसमें क्योंकि हमारे पास 16 बिट का सेगमेंट रजिस्टर होता है और 32 बिट का पेजिंग, मतलब पेज एड्रेस जो होता है हमारे पास वो 32 बिट का होता है, पॉइंटर रजिस्टर उसको कह सकते हैं। टोटल हमारे पास 46 बिट्स होती हैं,
ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा अभी याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी जो है वो 64 TB की हम इससे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 पॉइंट है इसमें कि इस 80386 प्रोटेक्शन मैकेनिज्म यूज़ करता है, कि इसका जो एड्रेस फिजिकल एड्रेस है वो प्रोग्रामर को नहीं देता, प्रोग्रामर जो है वर्चुअल एड्रेस होता है प्रोग्रामर के पास, और वो जो वर्चुअल एड्रेस देता है प्रोग्रामर उसको लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट करने के हमारे पास सेगमेंटेशन और पेजिंग के मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है और इसमें 4 प्रिविलेज लेवल्स होते हैं हमारे पास, जिसमें जो सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल वो ओएस कर्नल्स के पास होता है, जो ओएस के जो मेन फाइल्स होती हैं। उसके बाद वाला जो जीरो, सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज लेवल 0 होता है, उसके बाद वाला 1 होता है, उसके बाद वाला 2 होता है, एंड सो ऑन। लास्ट में 4 प्रिविलेज लेवल होते हैं। 4th प्रिविलेज लेवल पे नॉर्मल जो हमारे यूजर के प्रोग्राम्स होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, उसके बाद 80386 अलाउज मल्टीटास्किंग यूजिंग टाइम शेयरिंग, कि इसमें हमारे पास मल्टीटास्किंग का ऑप्शन रहता है। ये हम लोग यहाँ पर इसको पुट कर देंगे कि इसमें स्पेशल हार्डवेयर होता है मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करने के लिए। तो मल्टीटास्किंग मतलब वैसे जैसे आप एक फ़ोन में 2 ऐप एक साथ चला रहे हैं, है ना, एक ऐप को आपने स्विच किया, दूसरी ऐप भी बैकग्राउंड में चल रही है, आगे भी चल रहे हैं, तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं किस टास्क पे आपको काम करना है। तो ये मल्टीटास्किंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इससे पहले प्रोसेसर्स में हमारे पास मल्टीटास्किंग नहीं थी। फिर 9th वाला जो इसका पॉइंट है वो है कि इसके अंदर 16 बिट IO एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, तो जो IO डिवाइसेस होते हैं जो कनेक्ट होते हैं उनके एड्रेसेस हम लोग को देना होता है इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो IO एड्रेसेस जो है हमारे पास 2 की पावर 16 हम लोग IO से इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 16 बिट का IO एड्रेस है। उसका भी पूरा एक मैकेनिज्म आप लोग ने अभी तक पढ़ ही लिया होगा कि 16 बिट के IO में हम चाहें तो 8 बिट का एड्रेस भी दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो टोटल 16 बिट का एड्रेस भी दे सकते हैं। अगर 16 बिट का एड्रेस देना तो हमें वो DX रजिस्टर में रख के देना होता है, और अगर 8 बिट का एड्रेस है तो हम लोग अपनी इंस्ट्रक्शन में भी दे सकते हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं भी अगर आप कोई मसला नहीं, बस आप ये याद रखिए कि इसमें जो IO के जो एड्रेसेस हैं वो 16 बिट के होंगे। जब 16 बिट का एड्रेस होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 की पावर 16 कॉम्बिनेशन होंगे, और 2 की पावर 16 IOs हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो जो IOs होगी वो डिपेंड करता है कि 2 की पावर 16 जो IOs हैं वो या तो उनका एड्रेस होगा, तो या तो 2 की पावर 16 एड्रेसेस अगर वो 8 बिट के IO है तो वो 2 की पावर 16 IO मतलब यानी 65,536 IOs हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगर 16 बिट का IO है तो फिर हम लोग उतना जो है हाफ हो जाएगा जस्ट इसका, कि अगर 16 बिट के IO अगर हम लोग 16 बिट के IO पोर्ट अगर हम लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर इसका जस्ट हाफ हो जाएगा, 2 की पावर 16 की जगह 2 की पावर 8 मतलब हम लोग कर पाएंगे, ऐसा रहेगा। मतलब सॉरी 2 की पावर 8 नहीं 2 की पावर 15 हो जाएगा वो, क्योंकि 65,536 की जगह 2 मेमोरी लोकेशन 2 एड्रेस जो है वो एक IO पोर्ट ली। ठीक है, फिर 10th पॉइंट है हमारे पास कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी इसमें इसके वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग वर्जन है हमारे पास जो 16, 20, 25 और 33 मेगाहर्ट्ज क्लॉक फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर 11th जो मैंने बताया था कि इसमें इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग जो है वो 3 स्टेज की होती है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट पे काम करते हैं। सही, तो ये टोटल इसके फीचर्स हैं। अगर ये फीचर्स आप इतने लिख देते हैं, इसमें से 10 फीचर्स भी अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपके 5 में से 5 मार्क्स पक्के हैं अगर आप 10 फीचर्स भी इसमें से लिख पाते हैं, और अगर सही से आपने उसको एक्सप्लेन, बहुत लंबा भी जितना मैंने इसमें लिखा है सिर्फ उतना भी अगर आप लिखेंगे तो भी आपके फुल मार्क्स इसमें आ जाएंगे। फीचर्स में मुझे नहीं लगता है कोई भी आपके मार्क्स काटेगा अगर आपने सारे फीचर्स लिखे हैं तो 11 हैं, 11 में से 9-10 भी अगर आपने लिख दिए तो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स का है तो उसमें 7-8 मार्क्स आपको मिल जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है फिर हमारा आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको ज़रूर बनाना है अगर आर्किटेक्चर का जो है क्वेश्चन आता है तो ये डायग्राम अगर आप बनाते हैं तो समझ लिए आधे मार्क्स तो आपके डायग्राम के ही हैं, 5 में से 3 मार्क्स आपको डायग्राम बनाने के मिलेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स में इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन जो है ऐसे करना है, आप सीधे यहाँ से बस इंटरफेस यूनिट से ले सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा बस इंटरफेस यूनिट है ये मेमोरी से कनेक्टेड होगा, इससे सारी बसेस, ये सारी बस को कंट्रोल कर रहा होगा, जो डेटा बस होती हैं या एड्रेस बस होती है। ठीक है, तो यहाँ से बस से इस बस के थ्रू सबसे पहले इंस्ट्रक्शन हमारी जो है वो फेच होगी। ठीक है, देखो किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को समझने के लिए आपको उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल फॉलो करना होगा कि जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, और फिर उसमें कहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बस यूनिट है, ये हमारा प्रीफेच यूनिट है, डिकोड यूनिट है, फिर ये एग्जीक्यूशन यूनिट है, और यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, ये पूरा का पूरा ये हमारी मेमोरी यूनिट है। ठीक है, तो बस यूनिट जो है वो मेमोरी यूनिट से हमारा इंस्ट्रक्शन आएगा पहले प्रीफेचर यूनिट में, यानी मैंने बताया था ऐसे इंस्ट्रक्शन की साइकिल है फेच, एग्जीक्यूट, डिकोड। तो सबसे पहले क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फेच होगी, तो फेच हो करके हमारा प्रीफेचर जो है वो इंस्ट्रक्शन को पहले से फेच कर लेता है। जैसे मैंने बताया था एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होगी, उसके बाद वाली डिकोड हो रही होगी और उसके बाद वाली फेच हो रही होगी, पहले से पहले मतलब एडवांस में हमारे पास इंस्ट्रक्शन फेच और डिकोड रहती हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे प्रीफेचर है तो प्रीफेचर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस को एडवांस में फेच करके रखेगा, और यहाँ पे इसका प्रीफेच क्यू होती है, तो इसमें इंस्ट्रक्शन
पुट करता रहता है प्रीफेचर हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फिर ये प्रीफेच क्यू जो है ये जाती है डिकोडर के पास, तो डिकोडर इसको डिकोड करता है, डिकोड करके यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वो लगाता रहता है, ठीक है। इसमें 16 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू रहता है कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन हमारी 2 बाइट की है तो 8 इंस्ट्रक्शंस हमारे पास यहाँ पे आ सकती हैं, अगर 4 बाइट की है तो मतलब 4 इंस्ट्रक्शन आएंगे, अगर वन सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन वैसे मुश्किल ही होती है कोई इसमें 8086 में, ज़्यादातर 2 3 4 बाइट्स की होती हैं, एक आध कुछ इंस्ट्रक्शन सिंगल बाइट की भी होंगी, ठीक है। तो डिकोडर हमारा जो है वो यहाँ से डिकोड करेगा इसको, इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन क्यू में लगाता रहेगा। यहाँ से डिकोड होने के बाद ये जाएगा ALU के पास, ये हमारा एग्जीक्यूशन यूनिट है, ठीक है। तो समझ में आया कैसे लिखना है? पहले हमें लिखना है कि बस इंटरफेस मतलब जो हमारा प्रीफेच यूनिट है वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेगा, उसको फेच करेगा और प्रीफेच क्यू में लगाएगा। यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाएगी डिकोडर यूनिट के पास, वहाँ पे डिकोडर इसको डिकोड करेगा और डिकोड करने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन क्यू में यहाँ पे पुट करेगा। फिर यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाएगी ALU के पास। अब ALU इस डिकोडेड इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन करेगा, उसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है या सिर्फ डेटा को ट्रांसफर करना है। तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर आप लोग को याद ही होंगे, EAX, EBX, ECX, EDX, ये हमारे पास 4 जनरल पर्पज रजिस्टर्स है। फिर हमारे पास पॉइंटर रजिस्टर है, ESI, EDI, EBP, ESP और जो हमारा इंस्ट्रक्शन EIP जो होता है हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वैसे उसको वो ऑटोमेटिकली यूज होता है माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास 5 पॉइंटर रजिस्टर हैं, 4 हमारे पास नॉर्मल जो जनरल रजिस्टर्स हैं वो है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं चाहे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, जस्ट आप ये लिखिए मतलब एटलीस्ट जनरल पर्पज रजिस्टर्स EX, BX और पॉइंटर रजिस्टर्स आप लोग यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि हमारे पास रजिस्टर कौन कौन से होंगे। फिर ये बैरल शिफ्टर होता है, बैरल शिफ्टर यूज होता है मल्टीप्लाई और डिवीजन में, जो 32 बिट के नंबर को हम लोग 32 बिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, तो वहाँ पे बैरल शिफ्टर यूज होता है, ठीक है। ALU ये सारी चीज़ समझ में आ गई, एग्जीक्यूशन यूनिट है। फिर हमारा सेगमेंट यूनिट है, सेगमेंटेशन यूनिट जो है इसको बल्कि सेगमेंट यूनिट में सेगमेंटेशन यूजिंग यूनिट लिख लेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ये पूरा मिलकर जो हमारा पेजिंग यूनिट मतलब सॉरी मेमोरी यूनिट बनाता है, ठीक है। तो इसमें सेगमेंट ट्रांसलेटर होता है हमारे पास, जो सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में से सेगमेंट का एड्रेस निकालता है और वहाँ से ये यहाँ पे फिजिकल एड्रेस कन्वर्ट होगा लीनियर एड्रेस में। जो सेगमेंट यूनिट है हमारी ये फिजिकल एड्रेस को लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट करेगी और फिर जो पेजिंग यूनिट है वो लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करती है, ठीक है। और फिर वहाँ से डेटा हमारा जाता है ALU के पास। अगर हमें डेटा फेच करना है तो यहाँ से तो इंस्ट्रक्शन फेच हो रही थी, अगर हमें डेटा चाहिए तो यहाँ पर पहले ये जो एड्रेस हो डेटा का वो देगा सेगमेंटेशन यूनिट को, यहाँ से ये लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट होगा, फिर ये पेजिंग यूनिट के पास जाएगा, वहाँ से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होगा, फिर ये मेमोरी के पास जाकर के वहाँ से डेटा फेच करेगा और ALU के पास लाएगा और वहाँ पे उस पर ऑपरेशन होगा, ठीक है। ये इसमें मैंने इसी चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया है कि बस इंटरफेस यूनिट में 2 लाइन आपको लिखनी है, कोड प्रीफेच यूनिट में अगर ये जो जितने भी यहाँ पे बोल्ड लेटर्स हैं जो मैंने डार्क में आपको दिख रहे होंगे, अगर इतना भी आप लिखते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है, आपको फुल मार्क्स इस पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप जो मैंने मतलब ये सारी चीज़ें बाकी जो हैं ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखी हुई हैं, अगर आपके पास टाइम है तो एग्जाम में भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोड प्रीफेच यूनिट में हमारे पास 16 बाइट ऑफ प्रोग्राम ये प्रीफेच करके रखता है और उसको प्रीफेच क्यू में लगाए रखता है, ठीक है। उसके बाद डिकोड यूनिट होता है हमारे पास, डिकोड में मैंने बताया ऐसे कि डिकोड करेगा और उसको डिकोड क्यू में पुट करता रहेगा। फिर हमारे पास ये जाएगा ALU में। फिर हमारे पास यहाँ सेगमेंटेशन यूनिट है, एग्जीक्यूशन यूनिट पहले बता दी क्या? ओके है एग्जीक्यूशन यूनिट। एग्जीक्यूशन यूनिट में जो हमारा मेन टास्क ऑफ एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन है वो होना है, वहाँ पे लॉजिकल और अरिथमेटिक ऑपरेशन वो हमारे पास यहाँ पे 32 बिट में परफॉर्म होंगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ 64 बिट का बैरल शिफ्टर होता है जो यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। सेगमेंटेशन यूनिट में वर्चुअल एड्रेस लीनियर एड्रेस में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे हमारे पास 6 सेगमेंट रजिस्टर्स हैं सेगमेंटेशन यूनिट में। और इसके अलावा जो पेजिंग यूनिट है ये लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर देगी हमारे, ठीक है। पेजिंग ऑप्शनल होती है, अगर एनेबल नहीं है तो हमारा जो लीनियर एड्रेस है वही फिजिकल एड्रेस होगा, उसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। सही समझ में आ रहा है? तो जितना यहाँ लिखा हुआ है कम से कम इतना तो लिख कर आने देखो जरूर एग्जाम में, उससे कम में काम नहीं चलेगा, उससे कम में आपको फुल मार्क्स नहीं मिल सकते, ठीक है। तो 2 टॉपिक हो गए, एक हो गया फीचर्स, दूसरा हो गया आर्किटेक्चर। थर्ड है हमारे पास ऑपरेटिंग मोड्स। ऑपरेटिंग मोड जो है वो उसमें हमारे पास टोटल यहाँ पे 3 ऑपरेटिंग मोड है, ठीक है। 3 ऑपरेटिंग मोड है, रियल मोड, प्रोटेक्टेड मोड और वर्चुअल 8086 मोड, ठीक है। जब हमारा प्रोसेसर ऑन होता है, हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं और क्लास में तो, और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा, देखो इन सब टॉपिक्स की एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। जिससे कि एक टॉपिक को हम लोग अच्छे से आधे घंटे में पूरे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है आपको और एग्जाम में कितना लिखना है, ठीक है। तो ये याद रखना कि सबसे पहले हमारा जो पावर सिस्टम पावर अप होता है, माइक्रो प्रोसेसर हमारा ऑन होता है, तो वो रियल मोड में होता है। रियल मोड में बिल्कुल फास्ट 8086 की तरह से काम करेगा और जितने भी इसके एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जैसे प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है या वर्चुअलाइजेशन, एड्रेस वर्चुअलाइजेशन है और उसके अलावा फ्लैग रजिस्टर्स है,
तो ये सारी की सारी चीज़ें पूरी तरह से हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगी, सारे फीचर्स 8086 के अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि 8086 के अवेलेबल नहीं होंगे, 8086 के सारे फीचर्स अवेलेबल, वो उसकी तरह बिल्कुल काम करेगा यहाँ पे। तो हमारे पास एक बिट होती है PE1, ये होते हैं हमारे पास कंट्रोल रजिस्टर 0 में ये बिट। जब इस बिट को हम लोग 1 करते हैं तब हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर वो प्रोटेक्टेड मोड में काम करता है, और 99% अपनी लाइफ का जो हमारा 8086 है वो प्रोटेक्टेड मोड में ही स्पेंड करता है। ठीक है, बस इसको ऑन होना है रियल मोड, और फिर जैसे ही PE बिट 1 होगी आ जाएगा प्रोटेक्टेड मोड। अब यहाँ पर बिल्कुल 386 की तरह काम करेगा, सारे काम इसके वैसे होंगे। अगर बाई चांस हमें कोई 8086 का प्रोग्राम चलाना है तो फिर हमारे पास ई फ्लैग जो हमारा रजिस्टर है, जिसमें 17 के करीब बिट हम लोग को गिवन है, वैसे उसमें फ्लैग्स तो कम ही है 17 से भी, टोटल 32 बिट का रजिस्टर, अभी आगे वो भी आएगा टॉपिक। तो उसमें हमारे पास VM बिट होती है, तो अगर उस बिट को हम लोग 1 कर देंगे तो हमारा जो प्रोसेसर है वो वर्चुअल 8086 मोड में एंटर कर जाएगा। अब वहाँ पर हम लोग सारे 8086 के प्रोग्राम एज इट इज रन कर सकते हैं। अच्छा, फिर और जो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म था और जो सारी चीज़ वो भी हमारे पास अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मोड में ही एक वर्चुअल मोड हमने चला के, जैसे हम लोग नॉर्मल पीसी में वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करके एक पीसी में दूसरे विंडो के पीसी में हम लोग मैक भी चला सकते हैं या लाइनेक्स चला सकते हैं, ऐसा कुछ रहता है। ठीक है ना, तो अगर VM को हमने 1 कर दिया तो हम लोग आ जाएंगे वर्चुअल 86 मोड में, फिर उसको वापस से 0 करेंगे तो वापस से प्रोटेक्टेड मोड में, वापस हम लोग रियल मोड में नहीं जा सकते। एक बार हम लोग प्रोटेक्टेड मोड में आ गए, वापस से रियल मोड में हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, तो रियल मोड जो होता है वो डिफॉल्ट मोड होता है, जो चीज़ मैंने बताई वही चीज़ यहाँ पर लिखी है 1 MB की, क्योंकि 8086 हमारा 1 MB की ही मेमोरी लोकेशन एक्सेस करता था, इसलिए यहाँ पे भी हमारी जो मेमोरी है वो सिर्फ 1 MB की रहेगी। डेटा बस हमारी 16 बिट की हो जाएगी, जैसा 8086 होता था। ठीक है, और इसमें अगर बाई चांस प्रोग्रामर्स मॉडल आता है, ठीक है, तो अगर सिर्फ पूछा ऑपरेटिंग मोड तो आपको सिर्फ ये लिखना ब्लैंक। अगर ये आता है कि राइट द सॉफ्टवेयर मॉडल या प्रोग्रामर मॉडल फॉर रियल मोड, तब आपको ये सारे रजिस्टर्स की वैल्यू उसमें देनी है कि हमारे पास रियल मोड में कौन कौन से रजिस्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं और कितने बिट का है वो भी लिखे हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड ये वाला जो डायग्राम है, ये भी अगर आप बनाएंगे तो समझ लो कि 5 में से 2 मार्क्स तो डायग्राम के ही आपको मिल जाएंगे। अगर आपने ये डायग्राम बनाया है कि हमारे पास जो सबसे प्रीवियस लेवल जो 0 होता है ऑपरेटिंग मोड्स में, तो ये प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड मोड में। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड मोड में हमारे पास 4 प्रिविलेज लेवल होते हैं, एक 0, 1, 2, 3। ठीक है, 0 में हमारे OS के कर्नल्स रहते हैं, 1 में सिस्टम सर्विसेज रहती हैं, 2 में हमारे OS एक्सटेंशंस होंगे, और PL3 जो हमारे यूज़र प्रोग्राम्स होते हैं, सबसे लो लेवल की जो प्रिविलेज रहती है वो यूज़र प्रोग्राम की, और मतलब जो नॉर्मल एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनकी रहती है। ठीक है, तो ये अगर डायग्राम आप बना रहे हैं, अगर सिर्फ प्रोटेक्टेड मोड एक्सप्लेन करने के लिए आए तो 5 में से 2 मार्क्स तो इस डायग्राम की। अगर सारे मोड एक्सप्लेन करने के लिए आए तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो ये डायग्राम ना भी बनाएं, बना देंगे तो कम से कम 1 मार्क तो इसमें पक्का मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ें इसमें लिखनी है कि हमारे पास जो सारे मतलब एक डेडिकेटेड हार्डवेयर है प्रोटेक्शन के लिए, वो यूज़ होता है, और इसमें 4 प्रिविलेज लेवल रहते हैं हमारे। इतना तो कम से कम आपको लिखना ही लिखना है इसमें। अगर ये आता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर मॉडल बताइए प्रोटेक्टेड मोड का, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है रजिस्टर्स, ये भी आप इसमें ऐड कर देंगे साथ में। ठीक है, चलिए, तो इसमें रजिस्टर सारे के सारे हमारे पास 32 बिट के होंगे, लेकिन ये याद रखना कि सेगमेंट रजिस्टर हमेशा 16 बिट के ही होते हैं, चाहे वो हमारा नॉर्मल रियल मोड हो, चाहे प्रोटेक्टेड मोड हो, चाहे वर्चुअल मोड हो, उसमें क्योंकि सेगमेंट रजिस्टर्स जो हैं वो हमारे हमेशा 16 बिट के ही रहेंगे। बाकी के जो रजिस्टर्स हैं वो प्रोटेक्टेड मोड में 32 बिट के हो जाते हैं, रियल मोड में 16 बिट के रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर वर्चुअल 86 मोड है, जैसा कि हमने बताया कि वर्चुअल 86 मोड में हम लोग यूज़ करते हैं 8086 के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। ठीक है, तो फ्लैग रजिस्टर VM बिट में होती है हमारे पास, फ्लैग रजिस्टर में ई फ्लैग्स होते हैं हमारे पास, उसमें अगर उसको हम 1 करेंगे तो हम लोग वर्चुअल मोड में एंटर कर जाएंगे और हम लोग अपने सारे प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। सही है, फिर उसके बाद आता है एड्रेसिंग मोड्स। ये ऑपरेटिंग मोड्स खत्म हो गए, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट यूनिट का, एड्रेसिंग मोड। लास्ट या सेकंड लास्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसके बाद ज़्यादा हो सकता है कि एड्रेसिंग मोड के अलावा हम लोग बस डेटा टाइप्स डिस्कस कर सकते हैं, या फिर प्रोग्रामर्स मॉडल है एक आपके, उसमें वो डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये एड्रेसिंग मोड बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल हमारे पास 11 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। ठीक है, टोटल 11 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, उसमें से 2 हमारे सिंपल है। फर्स्ट हमारा जो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, और दूसरा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में क्या होगा हमारे पास, पेन नहीं आ रहा है इसमें, जस्ट टू मिनट। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम लोग देखो इंस्ट्रक्शन में हम लोग को ऑपरेंड्स देने होते हैं। ऑपरेंड्स यानी जिन नंबर्स पे या जिस डेटा पे वो ऑपरेशन होना है उसको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। तो ऑपरेंड हमारे पास देने के लिए कई सारे तरीके हैं, बल्कि दो ही तरीके हैं। एक तो या तो हम डायरेक्ट उसको ऑपरेंड दे दें, या फिर वो ऑपरेंड हमारे पास मेमोरी में है उसका हम लोग एड्रेस दे दें। तो अगर हमें डायरेक्ट ऑपरेंड देना है तो ऑपरेंड या तो हम दे देते हैं रजिस्टर में रख के, उसको हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड कहते हैं,
या फिर हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में ही ऑपरेंड दे सकते हैं अप टू 32 बिट्स, क्योंकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है 32 बिट का है, तो 32 बिट तक के ऑपरेंड्स हम लोग इसको दे सकते हैं। ठीक है, तो 32 बिट के अगर हम लोग ऑपरेंड्स इंस्ट्रक्शन में ही रख के दे रहे हैं तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। रजिस्टर में रख के दे रहे हैं, रजिस्टर के हमारे पास टोटल 4 याद है, 4 रजिस्टर्स हैं हमारे पास, EAX, EBX, ECX और EDX। ठीक है, उसके अलावा जो ESI, EDI और EBP और ESP दोनों स्टैक में यूज़ होते हैं। ESI और EDI में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसको भी डेटा देने के लिए, मतलब ऑपरेंड देने के लिए। 8086 में ये अवेलेबल नहीं था हमारे पास, लेकिन 8086 में इन्होंने क्या किया है कि जो पॉइंटर रजिस्टर है उनको भी हम लोग एज अ बेस रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो डेटा हमारा यूज़ हम लोग जनरली वही जो 4 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं उन्हीं को हम लोग कोशिश करेंगे यूज़ करने की, तो वैसे कर सकते हैं। तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में हम लोग जो अपना ऑपरेंड है वो रजिस्टर में रख के दे रहे हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में एड्रेस दे रहे हैं। उसके बाद जो 9 एड्रेसिंग मोड है, अगर हमारा डेटा जो ऑपरेंड है वो मेमोरी के अंदर है तो हम उसमें 9 तरीके से उसको उसका एड्रेस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो अगर एड्रेसिंग मोड आता है एग्जाम में, अगर 5 मार्क्स का आता है और आपने अगर ये डायग्राम बना दिया तो आपके आधे मार्क्स पक्के। सही, अगर 5 में से 2 या 3 मार्क्स से सिर्फ ये डायग्राम होगा, अगर आप ये डायग्राम बना देते हैं तो। और अगर आप इस सारे एड्रेसिंग मोड को जनरली जो है वो सिर्फ लिस्ट करने के लिए आता है, तो अगर आपने ये लिख दिया तो इसमें सारे एड्रेसिंग मोड आ ही गए हमारे पास। और अगर ऐसा नहीं होता है एंड लिस्टिंग के अलावा एक्सप्लेनेशन के लिए भी आता है, तो मुश्किल से 1 या 2 मोड या कोई भी ऐसा एड्रेसिंग मोड एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। उसमें हमें इसका सिंटैक्स लिखना होगा और इसके एग्जाम्पल ज़रूर लिखने होंगे। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? याद करना इसको बहुत आसान है। आपने भी सुना होगा कि एक गाना था, बस इतना सा ख्वाब है, राइट? बस इतना सा ख्वाब है, तो बस यानी कि हमारा ये है बेस एड्रेसिंग मोड, आई से होगा हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड और एस से होगा स्केल्ड। तो अगर आप देखें तो सा जो है बहुत छोटा सा है ना, बस इतना सा, तो सा जो है वो क्योंकि बहुत छोटा है तो ये हमेशा इतना के साथ आएगा, यानी कि स्केल बहुत छोटा है, इंडेक्स के साथ हमेशा ये लगा हुआ होगा। अकेला स्केल्ड मोड हमारे पास नहीं होगा, हमेशा हम लोग इंडेक्स को ही स्केल कर रहे होंगे। और ख्वाब को हम लोग ड्रीम भी कहते हैं, तो डी से हमारे पास होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बेस, इंडेक्स, स्केल और डिस्प्लेसमेंट, इन चारों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास ये टोटल 9 एड्रेसिंग मोड्स बने हुए होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो बेस इंडेक्स मोड है, उसके बाद बेस एड्रेसिंग मोड है, फिर इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है, फिर हमारे पास बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड है। ठीक है, और फिर यहाँ पे एस और आई ये दोनों मिल जाएंगे, स्केल और इंडेक्स, तो एक स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होगा, फिर एक बेस स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होगा। ठीक है, फिर इन दोनों में हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देंगे बेस वाले में, तो बेस इंडेक्स मोड विद डिस्प्लेसमेंट, फिर बेस स्केल इंडेक्स मोड विद डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसको आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल यहाँ पे 7 इसके कॉम्बिनेशन है बेस स्केल इंडेक्स वाले जो। ठीक है, 9 में क्योंकि हमारे पास जो एड्रेस देखो, जहाँ पे हम लोग जैसे ये 2 हमारे पास एड्रेसिंग मोड है ये वाले, इसमें हम लोग डेटा दे रहे हैं रजिस्टर में रख के, इसमें हम लोग डेटा इंस्ट्रक्शन में दे रहे हैं। यही सेम हम लोग काम कर सकते हैं डेटा के एड्रेस के लिए कि या तो वो एड्रेस अगर हम लोग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दे रहे हैं तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, और अगर वही एड्रेस हम लोग रजिस्टर में रख के दे रहे हैं तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो डेटा का एड्रेस है, ऑपरेंड का एड्रेस, वो हम लोग रजिस्टर में रख के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों के सिमिलर है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डेटा दे रहे थे, यहाँ डेटा रजिस्टर में, यहाँ डेटा इंस्ट्रक्शन में, यहाँ पे डेटा का एड्रेस इंस्ट्रक्शन में और यहाँ पे डेटा का एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, तो ये दोनों इन दोनों के सिमिलर है। उसके बाद जो हमारा बेस एड्रेसिंग मोड है, फिर ये जो 4 हैं इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास 6 बनेंगे। तो एक हमारा बेस हो गया, एक इंडेक्स हो गया और फिर एक बेस इंडेक्स हो गया। ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद फिर एक स्केल इंडेक्स हो गया 4, फिर एक बेस स्केल इंडेक्स हो गया 5। ठीक है, अब 2 जो बचे उसमें बेस वालों के साथ में डिस्प्लेसमेंट ऐड होगा, बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट और बेस स्केल इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। सही है, इन दोनों के साथ में बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट, बेस स्केल इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल हमारे 11 ऐसे एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास बन जाएंगे। इसको आप लोग को याद रखना है। अगर हमारे पास सिर्फ एनलिस्ट करने के लिए आता है कि सिर्फ आपको एनलिस्ट करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम लिखना है, तो आप जस्ट ये अगर डायग्राम भी बना देंगे तो भी आपको मार्क्स उसमें मिल जाएंगे, वरना आप नंबर वाइज भी लिख सकते हैं उसमें। ठीक है, और अगर मेमोरी मोड आता है कि भी एक्सप्लेन एड्रेसिंग मोड्स, तो फिर हम लोग ऐसे करके एक एड्रेसिंग मोड का नाम लिखेंगे और उसका एक हम लोग उसमें बताएंगे कि इसमें ऑपरेंड या जो डेटा वो कैसे दे रहे हैं हम लोग, और फिर उसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे कि ऑपरेंड इन रजिस्टर,
ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में जो ऑपरेंड है वो हम रजिस्टर में लिख के दे रहे हैं, और एग्जांपल मूव EAX EDX, तो यहाँ पे EDX से डेटा जाएगा EAX में, यहाँ पे EDX हमारा डेटा दे रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन में ही हम लोग डेटा देंगे। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये ECX 32 बिट का हमारा रजिस्टर है, इसलिए यहाँ पे डेटा भी 32 बिट का होगा, सही है। हेक्साडेसिमल में हम लोग डेटा लिख रहे हैं, तो एक डिजिट हमारी कितने बिट की होती है, 4 बिट की, याद है। हेक्साडेसिमल में एक डिजिट हमारी 4 बिट की होती है, तो अगर 32 बिट चाहिए हमें, तो हमें लिखनी पड़ेंगी 8 डिजिट्स, ठीक है। 8 डिजिट हम लोग को लिखनी होगी, जिससे कि टोटल 32 बिट का डेटा हमारे पास यहाँ हो जाए, अगर हम यहाँ पे 32 बिट का रजिस्टर यूज़ करें। अगर आपने यहाँ पे AX लिखा है या CX लिखा है, तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ 16 बिट का डेटा लिखिएगा, सिर्फ यहाँ पे फिर 8 बिट्स हमारे पास, 4 बिट्स हमारे पास यहाँ पर आएंगे, 4 डिजिट्स, ठीक है, हेक्साडेसिमल की। और फिर उसको एक्सप्लेनेशन आप चाहें तो ऐसे सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं कि ECX गेट्स द डेटा 20563545H, ठीक है। या फिर आप इसको डायरेक्ट राइटिंग में भी लिख सकते हैं, थ्योरी में, कि द रजिस्टर ECX विल स्टोर द डेटा 20563545H, ठीक है। ऐसे करके हम लोग जो एग्जाम्पल लिखना है उसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। ये मैंने यहाँ पर इसको बोल्ड करना चाहिए था मुझे, ये भी हमारा बोल्ड रहेगा, ठीक है, जो अभी तक नहीं हो पाया। तो ये भी हमारा जो है ये भी बोल्ड होगा, ये भी मतलब ये भी बोल्ड का ही पार्ट होगा, इतना तो लिखना ही लिखना है हम लोग, ठीक है। फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड आएगा हमारे पास, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमारा जो ऑपरेंड का ऑफसेट एड्रेस है, जितने भी हम लोग यहाँ एड्रेस दे रहे हैं वो ऑफसेट एड्रेस है। होता क्या है कि सेगमेंट रजिस्टर में हमारे पास सेगमेंट एड्रेस होता है उसके, और नॉर्मली हमारा जो डेटा होता है वो डेटा सेगमेंट में ही होता है। तो सेगमेंट एड्रेस जो स्टार्टिंग होता है उससे रिलेटिव हमारे पास एड्रेसेस होते हैं यहाँ पर, जितने भी हम लोग एड्रेस देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑफसेट एड्रेस होगा, यहाँ इमीडिएट इंस्ट्रक्शन में होगा, यहाँ पे रजिस्टर एंड डायरेक्ट में यही ऑफसेट एड्रेस हमने रजिस्टर में रख के दिया है। तो इसके अलावा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, EAX गेट्स द डेटा फ्रॉम द लोकेशन पॉइंटेड बाय EDX, ठीक है। तो यहाँ पे EDX को हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जिससे हम ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पे EDX एड्रेस दे रहा है, डेटा नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं लगाया, तो यहाँ पे EDX डेटा दे रहा है, यहाँ पे EDX एड्रेस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद बेस एड्रेसिंग मोड है हमारे पास। बेस एड्रेसिंग मोड में हम लोग कोई बेस रजिस्टर यूज़ कर रहे होंगे, और उसके साथ अगर कोई डिस्प्लेसमेंट हमने इंस्ट्रक्शन में लिखा होगा, जैसे मूव EAX EDX प्लस 24H, 24H यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि हमने कोई टेबल बनाई है, उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस है, वो हम लोग स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ पुट करेंगे, अपने EDX में, और फिर उस टेबल का हमें 7th एलिमेंट चाहिए या 24th एलिमेंट चाहिए, जैसा कि इसमें है। तो 24th एलिमेंट के लिए हमने क्या किया, EDX प्लस 24H। अभी इसी का ही जो 26 एलिमेंट चाहिए इस टेबल का, तो हम उसमें 26H लगा देंगे। इस जगह पे ये यूज़ होता है बेस एड्रेसिंग मोड। ऐसे ही हमारे पास इंडेक्स एड्रेसिंग मोड होता है, इसमें हम लोग इंडेक्स रजिस्टर यूज़ करते हैं, जैसे मूव EAX टेबल ESI। अब इसमें ESI का जो ऑफसेट एड्रेस है और एक जो टेबल डिफाइन होगी, उस टेबल का एक कोई स्टार्टिंग एड्रेस होगा, तो उस स्टार्टिंग एड्रेस में वो ESI जो है हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे हमारा ये EDX में यहाँ पे था ना, और इसमें हम लोग ये वाला डिस्प्लेसमेंट दे रहे थे लिख के, यहाँ पे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग दे रहे हैं एक दूसरे रजिस्टर में, ठीक है। तो इसलिए EAX विल गेट डेटा फ्रॉम जो भी सेगमेंट होगा, और वहाँ से जो ऑफसेट एड्रेस है वो ESI प्लस ऑफसेट एड्रेस ऑफ टेबल, ठीक है। जो टेबल का एड्रेस है वो, और उसमें ESI प्लस हो जाएगा। समझ में आया? जो हम यहाँ पे लिख के दे रहे हैं जो नंबर, वही नंबर हमने यहाँ पर इसको रजिस्टर में रख के दिया है, ESI, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हो गया। फिर बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हो गया। बेस इंडेक्स में हमारे पास 2 रजिस्टर होंगे, एक हमारे पास बेस रजिस्टर होगा और एक इंडेक्स रजिस्टर होगा, ठीक है। तो दोनों का एडिशन जो है वो हमें ऑफसेट एड्रेस देगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल का एड्रेस है वो कांस्टेंट है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में हमने कोई डेटा डिफाइन किया टेबल, तो उसका जो एड्रेस होगा वो कांस्टेंट होगा, और फिर वहाँ से जो भी हम लोग नेक्स्ट हमें कोई भी चाहिए वो एड्रेस हम लोग दे रहे हैं रजिस्टर में रख करके, ठीक है। तो वो हमारा वहाँ से चला जाएगा। इसके बाद हमारा बेस इंडेक्स में क्या होगा कि दोनों के दोनों एड्रेस हम लोग रजिस्टर में रख के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें पूरे। तो नॉर्मली अगर एक्सप्लेनेशन आता है सारे एड्रेसिंग मोड्स का, तो कम से कम वो 10 मार्क्स में आएगा, ठीक है। देखो ये 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है। एक तो ये जो डायग्राम, सिर्फ इसका एनालिस्टिंग करना, ठीक है। उसके बाद 5 मार्क्स का ये आ सकता है कि आपसे कुछ एड्रेसिंग मोड पूछ लेगा कि भाई रजिस्टर एड्रेसिंग और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड बताओ, या फिर मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स बताओ। मेमोरी एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास 9 होते हैं, डायरेक्ट से लेकर के लास्ट तक, ठीक है। तो वो हमसे वो कुछ पूछ सकता है, या इसके अलावा ये हो सकता है कि वो ये पूछे कि एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होता है। तो उसका एक डायग्राम अभी आएगा लास्ट में, वो आप लोगों को ड्रॉ करना है कि भाई ये जो एड्रेस है वो ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चले, तो इसके बाद हमारे पास ये सब मोड्स होंगे, इसमें कोई भी मोड्स पूछ सकते हैं, या फिर लास्ट में डायग्राम जो आता है एड्रेस कैलकुलेशन मेथड का डायग्राम है, इसमें सेगमेंट रजिस्टर और उसके साथ हमें दोनों को प्लस करना रहेगा, वो पूछ सकता है, ठीक है। तो
इसके बाद है हमारा बेस इंडेक्स मोड विद डिस्प्लेसमेंट। जो यहाँ बेस इंडेक्स मोड में हमने 2 रजिस्टर दिए थे, इसके साथ अब एक और मतलब रजिस्टर्स के साथ में डिस्प्लेसमेंट भी ऐड हो जाएगा। जो हमने नंबर देना है वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा बेस इंडेक्स मोड विद डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऐसे स्केल इंडेक्स मोड में जो हमारा ये इंडेक्स मोड था, यहाँ पे हम लोग ये वाला यूज़ कर रहे थे रजिस्टर, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। स्केल का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहाँ पे हमारा स्केल इंडेक्स में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ESI मल्टीप्लाई बाई 4। जितना मैंने लिखा है सिर्फ उतना ही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है एग्जाम में। देखो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की, अपना भी टाइम वेस्ट मत करो और एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट मत करो, बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बेस स्केल इंडेक्स मोड जो होगा उसमें हमारा बेस, जैसे हमारे पास ये 2 रजिस्टर है ESI EBX, अब ESI में एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा। इंडेक्स रजिस्टर के साथ ही हमेशा हमें मल्टीप्लिकेशन करना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारा EDI ये भी इंडेक्स रजिस्टर है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया 8 का, तो 2, 4, 8 और 16 का हम लोग मल्टीप्लाई यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। 2, लेकिन आप एग्जाम्पल में 4, 8 से ज़्यादा मत करिएगा, ठीक है। बेस स्केल इंडेक्स मोड विद डिस्प्लेसमेंट, अब यही जो बेस स्केल इंडेक्स मोड है यहाँ पे EDI मल्टीप्लाई बाई EX प्लस इसमें एक और वो आ जाएगा हमारे पास कोई भी फैक्टर जो हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। बस ये इसका एग्जाम्पल है। ये टोटल 11 एड्रेसिंग मोड हो गए। अगर एग्जाम में आता है पूरा क्वेश्चन तो 10 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, नॉर्मली 5 मार्क्स का आएगा। लिस्ट करने के लिए सिर्फ एड्रेसिंग मोड्स के नेम, तो आपको ये डायग्राम बना देना है, इसमें आपके 80% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। या फिर इस डायग्राम को आप डायरेक्टली नंबर वाइज भी लिख सकते हैं, सिर्फ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सिर्फ आप नाम भी उस पर लिख सकते हैं अगर सिर्फ एनलिस्ट करने के लिए आता है कि लिस्ट ऑल द नेम्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। उसके बाद अगर वो एक्सप्लेन को पूछा है कि एड्रेस कैलकुलेशन कैसे होता है, तो फिर ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। जो नॉर्मल टेक्नियो वगैरह की बुक में दिया है वो डायग्राम नहीं बनाना है कि एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है। अगर बाई चांस किसी 1-2 एड्रेसिंग मोड आपसे पूछता है वो कि आप हमें बताइए कि स्केल इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है या बेस इंडेक्स एड्रेसिंग मोड क्या होता है विद एड्रेस कैलकुलेशन, तब भी आपको फिर ये जैसे इसका ये पूरा पैराग्राफ ये लिखना है, जो भी 3-4 लाइन मैंने लिखी हैं। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में आप ये कर सकते हैं कि जहाँ पे भी ये इतने सारे सिलेक्टर्स लिखे हैं, क्योंकि ये सारे सेगमेंट्स के लिए, ठीक है। SS ये जैसे अगर यहाँ जाएँ, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, FS और SS, ठीक है। ये FS और GS हमारे पास ये भी एक्स्ट्रा सेगमेंट के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने आर्किटेक्चर पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इसका जो पार्ट है हमारे पास ये सेगमेंट रजिस्टर्स है हमारे पास, जो सेगमेंट सेलेक्टर्स होते हैं हमारे पास, जो सेगमेंट रजिस्टर होते हैं उनको सेलेक्टर कहते हैं। यहाँ से आता है इसमें डिस्क्रिप्टर रजिस्टर में, जो हमारे पास सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, वहाँ पे एक्सेस राइट्स चेक करता है कि आपके पास इसको एक्सेस करने का राइट है या नहीं। सेगमेंट डिस्क्रिप्टर में हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टर में एक्सेस राइट्स, लिमिट और बेस एड्रेस, ये 3 चीज़ें हमारे पास होंगी कि एक तो वो सेगमेंट शुरू कहाँ से हो रहा है, फिर उसमें एक्सेस राइट कि उसका एक्सेस करने का राइट किस किस को है, कौन कौन से प्रिविलेज लेवल वाले लोगों को है, और दूसरा उसकी लिमिट क्या है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको बनानी है। अगर ये देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये CSDS, आप बस इसको पूरा आपको एक्सेस राइट ये ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है, एक्सेस राइट, लिमिट, बेस एड्रेस। उसके बाद यहाँ CS DS, अगर ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे यहाँ पर सिर्फ ऐसे बॉक्स बना के, आपको ये शो करना है कि हर सेगमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होगा, ऐसे ही यहाँ पे हर सेगमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक सेगमेंट रजिस्टर होगा, ठीक है। और फिर ये वाला एड्रेस, ये हमारी मेमोरी है मेन, सेगमेंट का बेस एड्रेस हमारे पास यहाँ होगा, टारगेट एड्रेस ये है, तो यहाँ से बेस एड्रेस यहाँ से आएगा, और डिस्प्लेसमेंट जो इंस्ट्रक्शन में है वो आएगा। उसके अलावा स्केलिंग अगर हो रही है उसमें, तो जैसे अगर हमारे पास ये है बेस इंडेक्स मोड अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमारा बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर के कंटेंट ऐड हो रहे होंगे, बाकी ये दोनों यहाँ पर नहीं आएंगे। समझ आई बात? अगर हमारा सिर्फ हम बेस इंडेक्स है तो बेस और इंडेक्स रजिस्टर के सिर्फ यूज़ हो रहे होंगे, बाकी ये दोनों नहीं आएंगे। अगर सिर्फ हम लोग बेस रजिस्टर मोड यूज़ कर रहे हैं तो इंडेक्स रजिस्टर हट जाएगा, स्केल हट जाएगा यहाँ से, क्योंकि बेस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी था, याद रखना। देखो यहाँ हमारे पास जो बेस एड्रेसिंग मोड था उसमें बेस के साथ डिस्प्लेसमेंट भी था जो इंस्ट्रक्शन से आ रहा था हमारे पास, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग अगर वो सिर्फ एक एड्रेसिंग मोड का पूछा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो चीज़ यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रही है उस एड्रेसिंग मोड में, वो हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। जैसे अगर सिर्फ स्केल इंडेक्स मोड है तो यहाँ से बेस रजिस्टर हट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हट जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ इंडेक्स एड्रेसिंग मोड हमारे पास है तो बेस रजिस्टर हट जाएगा, स्केल हट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हट जाएगा यहाँ से। सिर्फ इतना, ये पूरा कंबाइंड डायग्राम है। अगर आप इसको भी पूरे को बना देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो किसी एक एड्रेसिंग मोड के लिए पूछा है तब भी आप ये जनरल डायग्राम बना सकते हो, और वहाँ लिख देना जनरल डायग्राम फॉर ऑल एड्रेसिंग मोड, ठीक है। चलिए फिर आता है हमारा ये था लास्ट ऑफ एड्रेसिंग मोड। फिर हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। डेटा टाइप्स में बस इतना मोस्टली बस यही पूछेगा वो कि एनलिस्ट ऑल द डेटा टाइप्स एंड देयर लिमिट। अगर वो नहीं भी कहता है देयर लिमिट या देयर साइज, तब भी आपको उसका साइज लिखना ही लिखना है। ये सिंपल सी टेबल है। नॉर्मल हमारे पास जो फंडामेंटल डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट होता है, वर्ड होता है, डबल वर्ड होता है, और एक क्वाइट वर्ड होता है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, क्वाइट वर्ड भी आप लिख लीजिएगा, वो भी एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, ठीक है।
तो बाइट जो है वो 8 बिट का होगा, वर्ड हमारा 16 बिट का होता है, डबल वर्ड 32 बिट का होता है और क्वाड वर्ड 64 बिट का होता है। ठीक है, ये हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप है। फिर हमारे न्यूमेरिक डेटा टाइप आते हैं, साइन इंटीजर और अनसाइन इंटीजर। इंटीजर हमारा 16 बिट का होता है, तो ये दोनों हमारे 16 बिट के हो जाएंगे। बिट फील्ड है हमारे पास, बिट फील्ड जो है वो एक सिंगल बिट को हम लोग चेंज कर रहे हैं, एक सिंगल बिट को हम लोग, डेटा है हमारा, जब हम सिंगल बिट को हम लोग चेंज कर रहे हैं और इसकी जो रेंज है वो 32 बिट्स तक हो सकती है बिट फील्ड की। फिर हमारे पास बिट स्ट्रिंग होता है, बिट स्ट्रिंग जो है वो अप टू 4 गीगा बिट्स है, बाइट्स नहीं है, याद रखना। यहाँ पे जो है बिट स्ट्रिंग वो अप टू 4 गीगा बिट्स है, यानी कि 2^32 बिट्स हो सकती है हमारे पास। ठीक है, 4 गीगा बिट का मतलब है कि 2^32 बिट्स। यहाँ पे सेम जो स्ट्रिंग है हमारे पास, जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है वो अब यहाँ पे बाइट्स के लिए है, ये बाइट स्ट्रिंग है एक्चुअली, लेकिन हम लोग क्योंकि स्ट्रिंग नॉर्मली बाइट स्ट्रिंग होता है इसलिए हम लोग लिखते नहीं हैं वहाँ पे बाइट स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग है हमारे पास तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 4 GB तक होगी। ठीक है, उसके बाद अनपैक्ड BCD है जो 8 बिट का होगा और पैक्ड BCD हमारे पास वो भी 8 बिट का होगा। ये टोटल डेटा टाइप्स हैं, इतने भी डेटा टाइप आप लिखते हैं तो मोस्टली आपको 80% मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, 5 में से 4। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में हमारे पास सबसे पहला